स्वागत है श्रोताओं इस नई गहन चर्चा कहें डीप डाइव में। करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ये विषय अक्सर तारीखों और नामों का एक सूखा हुआ पहाड़ लगता है। जी बिल्कुल, अधिकतर छात्रों को ऐसा ही लगता है। लेकिन आज हम 17 मई 2026 के करंट अफेयर्स के 10 बेहद महत्वपूर्ण सवालों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि उन्हें डिकोड करेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि 1971 की जनगणना आज भी हमारे चुनाव क्यों तय कर रही है। सही कहा। और विदेशी नदियों के नाम भी परीक्षाओं में अचानक क्यों टपक पड़ते हैं, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर्स कोई रटने वाली मशीन बनने का विषय नहीं है। हर नई नियुक्ति, कोई नया विवाद या सरकारी योजना दरअसल एक बड़ी पहेली का हिस्सा होती है। जब हम घटनाओं के पीछे के पैटर्न को समझ लेते हैं ना, हाँ, तो विकल्प खुद ब खुद सही उत्तर की तरफ इशारा करने लगते हैं, राइट? बिल्कुल। आज हम इन्हीं 10 सवालों के जरिए उस विश्लेषणात्मक नजरिए को विकसित करेंगे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पहेली के पहले हिस्से यानी रक्षा क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प है ए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, बी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, सी जनरल अनिल चौहान और डी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। अच्छा, तो अब इस पर बात करते हैं। मुझे ना रक्षा बलों के प्रमुखों के नाम याद रखना किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के अलग अलग विभागों के सीईओ याद रखने जैसा लगता है। मतलब बहुत सारे नाम और पद हैं। क्या इसे सुलझाने का कोई लॉजिकल तरीका है? मैं समझ सकता हूँ। मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में तो फिर भी प्रेसिडेंट या डायरेक्टर जैसे शब्द हर जगह चल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, सब जगह एक जैसे ही लगते हैं। लेकिन सेना का ढांचा बहुत ही स्पष्ट और सख्त होता है। यहाँ सारा खेल रैंक का है। अगर आप विकल्पों को ध्यान से देखें तो विकल्प सी में जनरल लिखा है। अच्छा, तो जनरल का मतलब आर्मी से है क्या? जी हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। सैन्य शब्दावली में जनरल की रैंक विशेष रूप से जमीनी बलों यानी थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी की होती है। और विकल्प डी में एयर चीफ मार्शल है। ओह, तो वो वायुसेना का पद हो गया। बिल्कुल सही। मतलब इन दोनों का समंदर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये दोनों विकल्प तो सीधे एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब है कि अगर हमें व्यक्ति का नाम नहीं भी पता तो सिर्फ उनके टाइटल से 50% ऑप्शंस बाहर किए जा सकते हैं। एकदम सही बात है। अब नौसेना की बात करें तो इसके पदानुक्रम में वाइस एडमिरल एक बहुत वरिष्ठ पद है जो अक्सर किसी खास कमांड का नेतृत्व करते हैं, जैसे विकल्प बी में दिया गया है। समझ रही हूँ। लेकिन नौसेना के पूरे बेड़े का जो सर्वोच्च पद होता है वो एडमिरल कहलाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प ए एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी है। क्या बात है, तो बहुत आसानी से समझ आ गया। हाँ, और यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही कारगर एग्जाम टिप है। परीक्षा भी हमेशा रैंक और टाइटल वाले कीवर्ड्स पर फोकस करें। एलिमिनेशन मेथड सिर्फ एक तुक्का नहीं है, बल्कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल का टेस्ट है। ये तो बहुत सॉलिड स्ट्रेटेजी है। अब रक्षा तकनीक से हटकर जरा विज्ञान के इतिहास की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण दिवसों पर है। जी बताइए, क्या है प्रश्न? प्रत्येक वर्ष 16 मई को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विकल्प हैं ए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, बी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इसमें आपकी क्या उलझन है? मतलब साल में 365 दिन होते हैं यार, हर दिन कोई न कोई दिवस होता है। क्या इन सबको रटना वाकई संभव है? मुझे तो लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जैसे दिन सिर्फ यूनेस्को की कोई पीआर एक्सरसाइज है। आपकी उलझन स्वाभाविक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले दिवस रैंडम नहीं होते। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए, उनके पीछे विज्ञान या इतिहास की कोई ऐसी घटना होती है जिसने मानव सभ्यता की दिशा बदली हो। अगर हम विकल्पों का विश्लेषण करें, जी बताइए। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को होता है वो WHO की स्थापना का प्रतीक है। नर्स दिवस 12 मई को होता है जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? वो 11 मई को पोखरण परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक दिन है। तो बचा कौन सा? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हाँ, और ये कोई पीआर एक्सरसाइज नहीं है। 16 मई 1960 को भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेमन ने पहली बार लेजर का सफल संचालन किया था। ओह, तो ये लेजर से जुड़ा है। बिल्कुल।
सोचिए, लेजर के बिना आज ना तो इंटरनेट की फाइबर ऑप्टिक केबल काम करती, ना आंखों की सर्जरी संभव थी, और ना ही सुपरमार्केट के स्कैनर। मतलब असल में हम 16 मई को लेजर के आविष्कार का जश्न मना रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये रटने का विषय नहीं, बल्कि एक बड़ी वैज्ञानिक छलांग की याद है। ठीक यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी एग्जाम टिप यह है कि दिवसों को कैलेंडर की सूखी तारीखों की तरह मत रटिए, उन्हें उनके पीछे छिपे कारण या मैकेनिज्म से जोड़िए। हाँ, जब दिमाग 16 मई को लेजर बीम से जोड़ लेगा तो वो तारीख कभी नहीं भूलेगी। एकदम सही कहा आपने। प्रकाश और लेजर जैसे आविष्कारों ने पूरी दुनिया को जोड़ा है, और इतिहास में दुनिया को जोड़ने का यही काम नदियां करती थीं। विश्व भूगोल से जुड़ा हमारा तीसरा प्रश्न भी नदियों पर ही है। तो नदियों पर क्या प्रश्न पूछा गया है? हाल ही में चर्चा में रही यूफ्रेट्स नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? विकल्प है ए तिब्बती पठार, बी अर्मेनियाई उच्चभूमि, सी डेक्कन पठार और डी जाग्रोस पर्वत। अच्छा, तो अब देखिए। लेकिन एक बात बताइए, नदियां तो मानव सभ्यताओं की पुरानी हाईवे रही हैं, तो करंट अफेयर्स में अचानक किसी विदेशी नदी का नाम क्यों आ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भूगोल कभी भी राजनीति से अलग नहीं होता। जब कोई विदेशी नदी या भौगोलिक क्षेत्र करंट अफेयर्स में उभर कर आता है, तो उसके पीछे कोई गहरा भू राजनीतिक संघर्ष होता है। मतलब जियोपॉलिटिक्स का एंगल होता है। बिल्कुल। यूफ्रेट्स नदी, जिसे हिंदी में फरात नदी कहा जाता है, इस समय पानी के बंटवारे और बांध निर्माण को लेकर तुर्की, सीरिया और इराक के बीच भारी विवाद का कारण बनी हुई है। ओह, तो ये पानी का झगड़ा है। हाँ। आइए विकल्पों को तार्किक रूप से हटाएं। विकल्प सी डेक्कन पठार तो दक्षिण भारत में है। हाँ, वो तो वैसे ही बाहर हो गया। और विकल्प ए तिब्बती पठार एशिया का वाटर टावर है, जहां से सिंधु या ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। तो अब ये दोनों तो बाहर हो गए। तो अब बचे बी और डी। जी। जाग्रोस पर्वत ईरान में है, जबकि यूफ्रेट्स नदी का सही उद्गम विकल्प बी अर्मेनियाई उच्च भूमि से होता है, जो तुर्की के पूर्वी हिस्से में है। दिलचस्प। ये वही मेसोपोटामिया सभ्यता वाली दजला और फरात नदियों की जोड़ी है ना? यानी जो नदी कभी मानव सभ्यता का पालना थी, आज वो कूटनीतिक हथियारों का काम कर रही है। बिल्कुल सही समझा आपने। जब एक देश ऊपरी बहाव वाले क्षेत्र में बांध बनाता है, तो नीचे वाले देशों में सूखा पड़ जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय नदियों का अध्ययन जरूरी है। जी। और भूगोल के लिए मेरे एग्जाम टिप ये है कि सिर्फ नदियों के नाम याद न करें। विश्व के नक्शे पर ये जरूर देखें कि कोई प्रमुख नदी किन देशों से होकर गुजरती है, उसका उद्गम कहाँ है और उसका मुहाना कहाँ है। नक्शे की बात आई है तो अब जरा अपने देश के राजनीतिक नक्शे की सीमाओं को भी समझ लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से है। जी, बताइए। नए परिसीमन प्रस्ताव के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार माना गया है? विकल्प हैं ए 1971, बी 2001, सी 2011 और डी 2021। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब परिसीमन असल में चुनाव के लिए खेल के मैदान की बाउंड्री तय करने जैसा है ना? हाँ। लेकिन इसमें पुरानी जनगणना का क्या काम? आपने पिज्जा वाला उदाहरण सुना है? परिसीमन का सिद्धांत बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, लोकतंत्र में हर वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। अगर एक चुनाव क्षेत्र में 10 लाख लोग हैं और दूसरे में 20 लाख, तो 20 लाख वालों का प्रतिनिधित्व तो कम हो जाता है। हाँ, उन्हें पिज्जा का कम हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल। 1971 का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि 76 में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उस समय जो राज्य परिवार नियोजन अच्छा कर रहे थे, खासकर दक्षिण भारतीय राज्य, उनकी आबादी कम बढ़ रही थी। जी। उन्हें डर था कि आबादी कम होने से संसद में उनके पिज्जा की स्लाइस यानी सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए 71 की जनगणना को आधार मानकर सीटों की कुल संख्या को एक तरह से फ्रीज कर दिया गया। अच्छा, तो अगर पिज्जा की स्लाइस की संख्या 71 से फ्रीज है, तो फिर 2001 में क्या हुआ था? 2001 की जनगणना का इस्तेमाल सीटों की कुल संख्या बढ़ाए बिना राज्यों के भीतर की सीमाओं को आज की आबादी के हिसाब से दोबारा खींचने के लिए किया गया। ओह, मतलब अंदर की बाउंड्री बदली गई। हाँ, लेकिन अब जो नया परिसीमन होना है, उसके लिए एक बिल्कुल ताज़ा आधार चाहिए, ताकि दशकों से चली आ रही जनसांख्यिकीय असमानता को ठीक किया जा सके।
इसलिए नए प्रस्ताव के लिए विकल्प डी 2021 की जनगणना को आधार माना गया है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। और पॉलिटिकली मेरी एग्जाम टिप ये है कि परिसीमन से जुड़े सभी प्रमुख संविधान संशोधनों को क्रोनोलॉजिकल क्रम में याद रखना चाहिए। ये अक्सर पूछा जाता है। सही बात है। अच्छा, अब 5वां प्रश्न देखते हैं जो सरकारी योजनाओं पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूरे होने पर किस राज्य में इसका चौथा चरण शुरू किया है? विकल्प क्या दिए गए हैं? विकल्प है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी बिहार। मतलब ग्रामीण सड़कें तो अर्थव्यवस्था की नसें होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन किसी योजना के 25 साल पूरा होना कितनी बड़ी बात है। और ये चौथे चरण में क्या अलग होने वाला है कि इसे करंट अफेयर्स में पढ़ना पड़े? देखिए, साल 2000 में जब ये शुरू हुई थी तो मकसद था सिर्फ उन दूर दराज के गांवों को जोड़ना जो बारिश में कट जाते थे। वो पहला चरण था। समय के साथ जरूरतें बदली होंगी। जी, अब 25 साल बाद इसका जो चौथा चरण शुरू हुआ है उसका फोकस सिर्फ सड़क पहुंचाने पर नहीं है, बल्कि पुरानी सड़कों को अपग्रेड करने, उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और सीधे कृषि मंडियों व अस्पतालों से जोड़ने पर है। अच्छा, तो ये वेदर प्रूफ सड़कों की बात हो रही है? बिल्कुल, ताकि अगर किसी किसान की फसल तैयार है तो वो खराब सड़कों के कारण सड़ने से पहले मंडी पहुंच जाए। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है और इस विशेष चौथे चरण का हालिया शुभारंभ विकल्प डी बिहार से किया गया है। ओह, मतलब अगर कृषि मंडियों तक पहुंच आसान हो रही है तो ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का एक इकोनॉमिक टूल भी है। एकदम सही। और ऐसे सवालों से निपटने के लिए एग्जाम टिप ये है कि जो भी प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सिर्फ उनका लॉन्च वर्ष याद रखना काफी नहीं है। हाँ, उनके नए फेजेस भी याद रखने होंगे। बिल्कुल, उनके जो नए चरण आते हैं, उनके उद्देश्य कैसे बदल रहे हैं और वे किस राज्य से लॉन्च हो रहे हैं, इसका एक चार्ट बना लेना चाहिए। विकास और योजनाओं की बात तो बिना राज्य सरकारों के पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा छठा प्रश्न सीधे राज्य चुनाव और नियुक्तियों से है। चलिए देखते हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय ने हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? विकल्प है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। ये तो काफी चर्चा में था। हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। दक्षिण भारत में सिनेमा के पर्दे से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर काफी देखा गया है। क्या ये सिर्फ अभिनेताओं के प्रति अंधभक्ति है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक कहानी है? इसे अंधभक्ति कहना तो बहुत बड़ी भूल होगी। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, सिनेमा दशकों से सामाजिक आंदोलनों का हथियार रहा है। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इतिहास देखें तो द्रविड़ आंदोलन के कई प्रमुख नेताओं ने फिल्मों की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स के जरिए अपनी राजनीतिक विचारधारा को घर घर पहुंचाया। वहां सिनेमा और राजनीति की जुगलबंदी बहुत वैचारिक है। तो ये सिर्फ स्टारडम का मामला नहीं है? जी नहीं। विकल्पों को देखें तो केरला में वामपंथी और कांग्रेस का मजबूत वैचारिक ढांचा है। कर्नाटक की राजनीति राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन तमिलनाडु, जो विकल्प सी है, इसका सही उत्तर है। मतलब थलपति विजय की बात हो रही है? बिल्कुल, सी जोसेफ विजय, जिन्हें थलपति कहा जाता है, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और उसी सांस्कृतिक और राजनीतिक शून्य को भरने का काम किया जो वहां के ऐतिहासिक नेताओं के बाद पैदा हुआ था। इसका मतलब है कि फिल्में वहां जनता के मिजाज को समझने का एक थर्मामीटर है। सही कहा। और इसलिए एग्जाम टिप ये है कि चुनाव नतीजों के समय किसी भी नई उभरी हुई क्षेत्रीय पार्टी का नाम और उनके प्रमुख चेहरों को जरूर अपडेट कर लें। परीक्षा में ये बहुत प्रासंगिक होता है। बिल्कुल। चलिए, अब क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर क्षेत्रीय पर्यावरण की तरफ मुड़ते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की शेखा झील को देश की 99वीं और राज्य की 12वीं रामसार साइट घोषित किया गया है? इसके विकल्प क्या हैं? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान। मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल पूछिए। ये रामसर साइट का टैग मिलने से असल में क्या बदल जाता है? क्या ये सिर्फ एक नाम है या इससे झील को कोई वास्तविक फायदा भी होता है? देखिए, ये कोई दिखावटी सर्टिफिकेट नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मैकेनिज्म है। अच्छा। हाँ, 1971 में ईरान के रामसर शहर में जो संधि हुई थी,
उसका उद्देश्य वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को बचाना था। जब कोई झील रामसर साइट बनती है तो राज्य सरकार वहां मनमाना निर्माण या अतिक्रमण नहीं कर सकती। ओह, मतलब उसे छेड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, उस साइट को अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग में डाल दिया जाता है। अगर वहां का पर्यावरण बिगड़ता है तो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है, जो देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक शर्मिंदगी होती है। बाप रे, ये तो काफी सख्त नियम है। और शेखा झील की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है जो विकल्प बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके जुड़ने से देश में रामसर साइट्स की संख्या 99 हो रही है। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखा जाता है तो मतलब ये एक रेड अलर्ट जोन बन जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि वेटलैंड्स को लैंडस्केप की किडनी कहा जाता है। ये सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। जिस तरह किडनी शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकालती है, वैसे ही वेटलैंड्स बाढ़ के पानी को सोखते हैं और भूजल को रिचार्ज करते हैं। एग्जाम टिप ये है कि पर्यावरण सेक्शन में रामसर साइट्स एक हॉट टॉपिक हैं। कुल संख्या के साथ साथ विद्यार्थी जिस राज्य से हैं वहां की साइट्स की पूरी सूची उन्हें याद होनी चाहिए। मतलब ये सच में लैंडस्केप की किडनी को बचाने जैसा है। अच्छा, अब 8वां प्रश्न जीव विज्ञान से है। जी बताइए, क्या है प्रश्न? हाल ही में चर्चा में रही डायफेन्स मेघालियनिस और डायफेन्स मावलिनोंग किसकी नई खोजी गई प्रजातियां हैं? विकल्प है ए जुगनू, बी जंगली मेढक, सी अंधा सांप और डी मकड़ी। नाम काफी जटिल हैं। हाँ, लेकिन मावलिनोंग शब्द सुनकर तो तुरंत मेघालय के उस सबसे साफ गांव की याद आ जाती है। क्या जीव विज्ञान में नाम ऐसे ही रखे जाते हैं? जी हाँ, जीव विज्ञान में नामकरण के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जब कोई नई प्रजाति खोजी जाती है तो उसके नाम का पहला हिस्सा उसके परिवार को दर्शाता है और दूसरा हिस्सा अक्सर उस जगह को दर्शाता है जहां वो पहली बार मिली। अच्छा, तो यहाँ मेघालयनस राज्य को दर्शा रहा है। बिल्कुल, और मावलिनोंग उस विशिष्ट गांव को। और अगर हम प्रजाति की बात करें तो ये विकल्पें जुगनू की नई खोजी गई प्रजातियां हैं। लेकिन एक छोटे से जुगनू की नई प्रजाति मिलने पर इतनी वैज्ञानिक चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि जुगनू सिर्फ चमकने वाले कीड़े नहीं हैं, वे पर्यावरण के इंडिकेटर स्पीशीज हैं। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब वो कुछ संकेत देते हैं। हाँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जुगनू के अंदर जो रोशनी पैदा होती है उसके लिए उन्हें बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन और नमी की जरूरत होती है। अगर हवा में जरा सा भी प्रदूषण हो या आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा हो तो वे सबसे पहले मरते हैं। ओह, मतलब अगर वो वहां है तो हवा साफ है। बिल्कुल। अगर मेघालय में इनकी नई प्रजातियां मिल रही हैं तो ये इस बात का सबूत है कि वहां का वायुमंडल आज भी अत्यधिक शुद्ध है। और एग्जाम टिप यही है कि वैज्ञानिक नामों को रटने के बजाय उनमें छिपे सुरागों को पहचानें। ये तो वाकई बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए अब प्रकृति के नियमों से आगे बढ़कर कूटनीति की बात करते हैं। 9वां प्रश्न खेल समाचार से है। जी, देखते हैं। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विकल्प है ए सहदेव यादव, बी सतीश राय, सी रवि कुमार और डी केवी शर्मा। एक बात बताइए, अक्सर देखते हैं कि एथलीट से ज्यादा खेल संस्थाओं के अध्यक्षों के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे सीधा सा लॉजिक सॉफ्ट पावर का है। देखिए, जब कोई एथलीट मेडल जीतता है तो वो देश का गौरव बढ़ाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब कोई भारतीय प्रशासक अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों का प्रमुख बनता है तो वो उस खेल के नियम और नीतियां तय करने की मेज पर बैठता है। दक्षिणी एशियाई भारोत्तोलन महासंघ पूरे रीजन में खेल को रेगुलेट करता है। अच्छा, मतलब इसमें कूटनीतिक दबदबा है। बिल्कुल। इसका नेतृत्व विकल्प ए सहदेव यादव को मिलना ये दर्शाता है कि खेल प्रशासन में भारत का क्षेत्रीय दबदबा बढ़ रहा है। अब हमारी आवाज सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि बोर्डरूम में भी सुनी जा रही है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और एग्जाम टिप यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में होने वाली भारतीय नियुक्तियों को हमेशा अपनी तैयारी में टॉप प्रायोरिटी पर रखें। बिल्कुल। अब हम आज के आखिरी यानी 10वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। ये कॉर्पोरेट नियुक्तियों से जुड़ा है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न क्या है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए अमर सिंह चौधरी, बी राजकुमार देसाई, सी अशोक कुमार पांडा और डी बजरंग लाल ठाकुर। मुझे लगता है सेल जैसी कंपनी का प्रमुख होना किसी बड़े जहाज के कैप्टन होने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस पर देश के विकास का बहुत सारा भार है। हाँ,
लेकिन इन पीएसयू प्रमुखों के पास असल में कितनी आजादी होती है फैसले लेने की? क्या हर फाइल मंत्रालय जाती है? देखिए, सेल कोई आम सरकारी कंपनी नहीं है। ये एक महारत्न कंपनी है। महारत्न का टैग उन्हीं पीएसयूज को मिलता है जिनका मुनाफा हजारों करोड़ में होता है। अच्छा। तो इन्हें ज्यादा आजादी मिलती है। जी हाँ, इन्हें बहुत बड़ी वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। इन्हें किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए हर बार सरकार का मुंह नहीं ताकना पड़ता। देश के पुलों से लेकर रक्षा तक स्टील की सप्लाई सेल पर निर्भर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस विशाल जिम्मेदारी को संभालने के लिए नए चेयरमैन के रूप में विकल्प ए अमर सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। समझ गई। एग्जाम ट्रिप यह है कि परीक्षा में जाने से ठीक पहले सभी वर्तमान महारत्न और नवरत्न कंपनियों के प्रमुखों की एक ताज़ा सूची का रिवीजन जरूर करें। तो श्रोताओं, ये था 17 मई 2026 के करंट अफेयर्स का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने रक्षा नियुक्तियों से लेकर लेजर के आविष्कार, नदियों के उद्गम और जुगनुओं की चमक तक का सफर तय किया। और ये सफर दिखाता है कि अगर हम हर सवाल के पीछे के मैकेनिज्म और लॉजिक को समझ लें तो जनरल नॉलेज का ये विशाल समुद्र भी बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। पूर्ण करता है। जब कोई विद्यार्थी यह समझता है कि परिसीमन कैसे लोकतंत्र में वोट की ताकत तय करता है या एक रामसर साइट कैसे हमारे भूजल को बचाती है, तो क्या वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए कुछ तथ्य रट रहा है या फिर वो इन जानकारियों के साथ देश के भविष्य का एक अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है। अगली बार जब आप अखबार पढ़ें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों